तो फिक्स्ड इनकम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अदानी से स्टार्ट करें मैंने। अदानी लिमिटेड ओपन बिजनेस 50 करोड़ का। तो उनको क्या रिक्वायरमेंट है 50 करोड़ की, तो क्या तो वो रिक्वायरमेंट सोर्स से ले सकते हैं, सोर्स साइड से लेंगे वो। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को मैंने यहाँ सोर्स लिखा, ठीक है, तो सोर्स साइड से लेंगे। इक्विटी या डेट, दो उनके पास ऑप्शन है। अब ओन फंड लेंगे तो इक्विटी में आ जाएगा, और डेट होता है आउटसाइडर फंड, ठीक है। अब सोर्सेज में आ गई, मान लो ये ओन उन्होंने लिखा 500, 12% आउटर 300, टोटल उन्होंने 800 उठाए। इसमें कोई मालिकाना हक मिलेगा नहीं। 12% बॉन्ड है, इन्वेस्टर ने दिए हैं टू अर्न मनी, उनको वापस देने के, थोड़ा इंटरेस्ट कमाने के लिए। और यहाँ मालिकाना हक है, अडानी के 80 हैं और बाकी 420 रिटेल के हैं, और बाकी पूरे ओवरऑल। तो इसमें इस हिसाब से कि 40% अडानी के और 60% रिटेल के हैं। अब जो इक्विटी वाले हैं उनको क्या मिलेगा, उनको डिविडेंड मिलेगा जब शेयर मिलेगा इन पोर्टफोलियो एंड कंपनी, मतलब डिविडेंड मिलेगा और शेयर मिलेगा, ठीक है। और इनको 12% बॉन्ड मिलेंगे, और यहाँ पे कोई मतलब मालिकाना हक वगैरह नहीं मिलेगा, खाली ब्याज पर थोड़े से 12% मिल जाएंगे। फिर अब अपन आते हैं केस 1 पे। अगर कोटक बैंक से लिए ये 300 करोड़, इस 300 करोड़ की बात चलेगी। अगर टाइम 0 पे अडानी ने 300 करोड़ कोटक बैंक से लिए, और कोटक बैंक को अडानी क्या देगा, फिर इंटरेस्ट देगा इतना। लोन पर फिक्स्ड इनकम, ये लोन है तो ये फिक्स्ड इनकम सिक्योर्ड। अब अगर अपन बैंक की साइड से एक बार इस सिचुएशन को समझे, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, कोटक बैंक के अपना इन्वेस्टर और अडानी के बोरोवर। और ऑप्शन 1, कोटक ऑफर 12% लोन, कोटक ने 12% लोन ऑफर करा अडानी को, तो अडानी इसको 36 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देगा 12%, ठीक है। अगर अडानी ने 12% बॉन्ड लोगों से लिया, एक इन्वेस्टर से 300 रुपये लिए, और ऐसे ही 1 करोड़ इन्वेस्टर से 300 करोड़ रुपये लिए, तो अडानी क्या करेगा, इसको भी 337 करोड़ देगा। अभी 1 करोड़ इन्वेस्टर की 300, और इसको 1 करोड़ रुपये दे देगा, ठीक है। अब नाउ इफ क्रेडिटर मनी यूज, अब अपनों को अब मेरे को ये बताओ कि अगर अब क्रेडिटर होते हैं अपने, परचेज जिससे कराया, अगर उसका माल उधारी में है वो क्रेडिटर हो गए। अगर उसका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है तो क्या वो इंक्लूड होगा फिक्स्ड इनकम में? वो तो इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, उसको अपन इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे ना एक्चुअली, बस उसका रुपये यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर उसने ऐसी कोई शर्त रख दी कि पहले देने पर रुपये वापस होंगे, तो वो अपने को ज़्यादा सही लगी, लेकिन फिर भी वो उसमें फिक्स्ड इनकम में नहीं आएगा। इफ क्रेडिटर मनी यूज नॉट टू बी फिक्स्ड इनकम, दूसरे का पैसा लगा हुआ है वो नहीं, ओनली लोन कॉल्ड फिक्स्ड इनकम, ठीक है, ओनली लोन कॉल्ड फिक्स्ड इनकम। सारी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी लाइबिलिटी, बट सारी लाइबिलिटी फिक्स्ड इनकम नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी में तो क्रेडिटर भी आ गए, वो तो फिक्स्ड इनकम नहीं है। लेकिन सारी फिक्स्ड इनकम जो डेटर हैं तो वो तो लाइबिलिटी होगी, ठीक है। अब बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लिखा है यहाँ पे, इशूड अडानी, ऐसा दिखता है कुछ, इसमें रंग बिरंगा नहीं है, कुछ सिंपल है, लेकिन वो ऐसा यहाँ पे कुछ साइन होगा अलग, ऐसा बढ़िया दिखेगा। तो यहाँ पे इशूड कौन कर रहा है, अडानी कर रहा है, बोरोवर अडानी इशू कर रहा है, बोरोवर ले रहा है, और ईश्वर के यहाँ पे साइन हो जाएंगे। यहाँ पे ये इन्वेस्टर है, अडानी बोरोवर है और अडानी ही ईश्वर है, ठीक है, और ये इन्वेस्टर है, तो ये 100 रुपये देगा। बॉन्ड इज इक्वल टू promise to pay the loan, ए लोन विद 12% इंटरेस्ट। कह रहा है कि मैं 12, ये तो आपको इंग्लिश है, ठीक है,
तो यहाँ पे अदानी के साइन होंगे और यहाँ पे इन्वेस्टर के होंगे, IAS गुरुजी। तो बॉन्ड इंटरप्रिटेशन, रेट है 8% ऑफ ₹500, अमोर्टाइजेशन है 400 पर एनम, पेबल हाफ ईयरली 15/2 को और 15/8 को, 6 महीने का गैप होगा ना। नो ऑफ पेमेंट, नंबर ऑफ पेमेंट कितनी होगी, 10 ईयर इंटू 2 20 पेमेंट होगी टोटल। वो तो बस एक एग्जाम्पल था बॉन्ड का। चलो देखते हैं कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, कूपन, टर्म, इंटरेस्ट, ये सब लिखा होगा। पर्टिकुलर डिटेल्स, फेस वैल्यू, कूपन, रेट, टर्म और इंटरेस्ट। मान लो ये रहा 1000 वाला, पीछे वाला एग्जाम्पल है क्या, नहीं ये वाला है 1000 और यहाँ पे मिल गए 1000 क्योंकि ये पार पे था ना। फेस वैल्यू इतनी है तो फेस वैल्यू मिल गई और 12% था तो 50-50 आ गए। तो स्टार्टिंग में अपने पास 1000 रुपये गए, फिर अपने को 50 मिले और फिर 1050 मिले एट द एंड। अब ये थोड़ी ज्ञान की बात है कि फिक्स्ड हर चीज़ इन्वेस्टर के पॉइंट व्यू से है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ईयर ओपनिंग 0, फिर लोन गिवन 1000, टोटल आउटपुट 1000, इंटरेस्ट 5% ड्यू 50, आउटस्टैंडिंग पेमेंट, टोटल आउटस्टैंडिंग होंगे ना 1050 का और रिसीव्ड 1000, तो यहाँ पे 1000 फिर वापस 1000 आ गए, फिर 50 का इंटरेस्ट, टोटल आउटस्टैंडिंग, फिर 50 + 1000 तो यहाँ नहीं लगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड। लेकिन बुलेट बॉन्ड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओनली इन ड्यूरिंग, प्रिंसिपल ड्यूरिंग लाइफ, पेमेंट एट एंड, प्रिंसिपल एट एंड, तो ये हो गया, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओनली इन ड्यूरिंग और प्रिंसिपल ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है, वो हो गया। और अब आए अमोर्टाइज बॉन्ड। अमोर्टाइज बॉन्ड क्या है, रीपेमेंट ड्यूरिंग लाइफ। अब इसकी रीपेमेंट ड्यूरिंग लाइफ होगी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1050, यहाँ पे इतना है। अब इसने यहाँ पे 1050 बचे तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया थोड़ा और प्रिंसिपल आ गया 512 काला कैसे कैलकुलेटर से निकाला है। पीवी को ये पुट करेंगे, पीवी को -1000 पुट करेंगे, एफबी को 0, इनको 2 और ये 5 और पीएमटी ये हो जाएगा। इक्वल पेमेंट इन बोथ ईयर, पार्शियल एमोर्टाइज बॉन्ड। अब इसमें इक्वल पेमेंट ही होगी 537 की, यहाँ 5। पार्शियल एमोर्टाइज क्या कहता है कि इसमें से कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का अपन रख लेंगे जो आखिरी में ही पे करेंगे। यहाँ पे 200 रुपये रखे हुए थे तो वो अपन एफवी में जोड़ देंगे 200 और जो पीएमटी आएगी वो इतनी आएगी और लास्ट में 200 और दे देंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि कौन सा एक इन्वेस्टर प्रेफर करेगा, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब क्रेडिट नहीं होना, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मैच्योरिटी सेम होनी चाहिए और डेट सेम होना चाहिए, सेम डेट दिया तो इनडिफरेंट होगा। बुलेट एमोर्टाइजेशन के रूप इंटरेस्ट तो उतना ही मिल रहा है 5%, बस एक में पैसा जल्दी आ जा रहा है और एक में लेट आ जा रहा है, बाकी वाइट टीएम तो 5 ही मिल रहा है, ठीक। और ये है कूपन बॉन्ड, लोन 10, इंटरेस्ट 5%, टेन्योर 2 ईयर, रिडीम्ड एट पार। अब आप इसकी बताओ क्या, पीवी या एफवी जो भी बताना है वो बताओ, इसका बताओ। तो चलो मैं ही बता देता हूँ। 0 कूपन बॉन्ड है तो इसका इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग लाइफ नील होगा, ठीक है, 0 कूपन है। लेकिन फिर इन्वेस्टर इसमें लगाएगा ही क्यों पैसा जब उसको इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, तो फिर प्रिंसिपल भी नहीं है। और पेमेंट आर बिंग डन एट मेच्योरिटी, हर एक पेमेंट मेच्योरिटी पे होगी, मतलब ये डिस्काउंट में मिलेगा एक्चुअली, तो इसकी पीवी थोड़ी डिस्काउंट में होगी। आई 5%, N2 हो जाएगा, एफ ये और ये पीएमटी 0 हो जाएगी, तो कंप्यूट पीवी करेंगे तो ये आ जाएगा।
इस पे एक इन्वेस्टर आज खरीदेगा तो उसको 2 साल बाद 1,000 रुपये मिल जाएंगे। इसकी कैश फ्लो की लाइन होगी। ना अब समरी पार्ट देखते हैं कि बुलेट बॉन्ड में तो अपने को T1 पे क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट 50 और प्रिंसिपल कुछ नहीं, और टाइम 2 पे इंटरेस्ट 50 और ये 1000, ठीक है। और फुली अमोर्टाइज बॉन्ड में क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट 50 और प्रिंसिपल 489.80 टाइम 1 पे फुली अमोर्टाइज में, मतलब कुछ आखिरी में रहेगा नहीं। तो यहाँ पे इतने रुपए बचेंगे इंटरेस्ट के 2.560 माइनस करके, और यहाँ पे ये रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। और पार्शली में 50 का इंटरेस्ट हो गया और इतनी प्रिंसिपल हो गई, 30.48 का इंटरेस्ट हो गया और इतना प्रिंसिपल हो गया, प्लस 200 रुपये जो आखिरी में बचा के रखी हुई, तो 609.76, ठीक है। जीरो रेट कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट T1 पे कुछ नहीं, T2 पे कुछ नहीं, और यहाँ पे इंटरेस्ट है, इस पूरी अमाउंट इंटरेस्ट होती है, याद रखना, बहुत क्वेश्चन। और ये 9.07 पार वैल्यू जो खरीदी थी वो की वो मिल जाएगी। अब फ्लोटिंग रेट इन मार्जिन लेटर बैंक और लोन। अब फ्लोटिंग रेट में क्या होगा, इंटरेस्ट चेंज होती रहेगी। RBI से अब कोटक बैंक अगर इशू कर रहा है तो वो मतलब उसके पास है नहीं, तो वो RBI से 6% में लेगा और 7% में दे देगा रिटेलर को। अपने अदानी था तो अदानी मान लो, कोशिश किया गई, कॉस्ट प्लस 1%। तो ये 1% क्या है, स्प्रेड है। कॉस्ट क्या है, रेफरेंस रेट या फिर बैंक ओवर रेट। अब कोटक बैंक को 6% है, इनकम 7% है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1% है। और बैंक बैलेंस शीट कैसी होगी, लोन होगा इसमें, लोन एसेट्स होगी, लाइबिलिटी जो RBI से लिया है और ये एसेट जो लोगों को दिया है। 1/1/2025 दो जीरो और T6 T12 T18 T24 ये टाइम लाइन बने। अब फेस वैल्यू क्या है, M+1 इंटू हाफ, ये है मीबर, जो मतलब RBI से लेट लिया ना वो। तो मान लो इस दिन रेट चल रही है 6%, तो बैंक लेगा 7% कूपन रेट, और अगर रेट चल रही है 6.5 तो कूपन मिलेगा 7.5 का, और इसको रेट चल रही है 7 तो कूपन मिलेगा यहाँ पे 8 का, और अगर 8 का, और अगर यहाँ 5.5 चल रही है तो कूपन मिलेगा 6.5 का। मतलब यहाँ की रेट देखी जाएगी और फिर यहाँ कूपन मिलेगा, समझ रहे हो। इस दिन यहाँ पे तो 4.5 थी रेट, 5.5, तो यहाँ कूपन मिलेगा 6.5। अगर यहाँ रेट बढ़ के 6.5 हो गई तो यहाँ कूपन मिलेगा 7.5। एक दिन आगे मिल रही है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे 1000, तो ये 6% की रेट थी ना, यहाँ 7% के हिसाब से यहाँ 7% कूपन मिल जाए। फिर यहाँ जब रेट 6.5 हुई तो यहाँ पे अगले 7.5 पे कूपन यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ रेट चेंज हो रही है 8%, 7%, तो यहाँ 8% के हिसाब से मिल जाए। यहाँ 5.5 हो रही है तो यहाँ 6.5 के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। एज फ्लक्चुएटिंग एज पर मार्केट। तो ये क्या है, ये बॉन्ड होते हैं इंटरेस्ट रेट डेट एडजस्ट पीरियोडिकली, हर पीरियड पे एडजस्ट होगी, किस पे बेस्ड होके, स्पेसिफाइड बेंचमार्क पे। और ये बेंचमार्क क्या होगा, अपने यहाँ मीबर था, लीबर हो सकता है, और प्राइम रेट, जो भी कोई प्राइम रेट होगी वो। ए फ्लोटिंग रेट नोट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल इंटरेस्ट
its interest is tied to benchmark rate, एग्जाम्पल लिबर प्लस स्प्रेड। तो ये इंटरेस्ट बॉन्ड, ये फ्लक्चुएट FRM एक टाइप ऑफ वेरिएबल इंटरेस्ट बॉन्ड होता है। इट्स इंटरेस्ट इज टाइड टू बेंचमार्क रेट, और इसका इंटरेस्ट है तो बेंचमार्क रेट से टाइड होगा, मतलब लीबर या मीबर प्लस स्प्रेड हो जाएगा। जहाँ पे वहाँ पे अपने पास मीबर था, +1 करके अपन आगे की डेट निकाल रहे थे। अब अपन देखेंगे कोलेबर वर्सेस। अब मार्केट में तो मान लो ये ऐसे चलते हैं, इंटरेस्ट रेट पहले 13 हुई फिर 6 हुई, ऐसे चलते नहीं। हालांकि मान लो एक बार अपनी बात बननी चाहिए समझाने की ना। उससे टाइम 1 पे ये हो गई 11.5, टाइम 2 पे हुई है 12, टाइम 3 पे 12.5, और ऐसे टाइम 4 पे हो गई 8.5, और टाइम 5 पे 11.5। तो इन्वेस्टर को फ़ायदा है यहाँ, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा था यहाँ पे। अगर फ्लक्चुएटिंग नहीं होता, फिक्स होता, तो उसको 11.5 मिलता। यहाँ पे ईश्वर का फ़ायदा है, क्योंकि उसको 12.50 लेट चल रही है, लेकिन वो अभी भी 11.5 ही दे रहा। तो इस का समाधान निकालने के लिए ये निकाला गया कोले। अब जब कोलेबल बॉन्ड इशू हुआ 10% पे, तो जब 11% रेट गई, 12% गई, और तो इशूअर है ना हैप्पी हुआ कि हाँ भाई मेरा फ़ायदा हो रहा है, मैंने 10% में दिया था और अभी रेट चल रही है 11% में। लेकिन जैसे ही ये रेट 8% में हुई तो ईश्वर को गुस्सा आ गया कि मैं क्यों रेट दूँ ज़्यादा, 8% चल रही है लेकिन मैं अभी 10 क्यों दूँ। बट यहाँ पे ईश्वर समझ लेना, ओनली बाय आफ्टर 1 ईयर ऑफ इशू एंड इफ लोअर देन इट्स इशू प्राइस। तो कोलेबल में क्या होता है कि कम से कम तो 1 ईयर, मतलब जिसने बॉन्ड खरीद लिया उसको रखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर उसके बाद अगर रेट लोअर हुई तो ये ले सकता है, वापस कॉल कर सकता है अपना बॉन्ड। अब इंटरेस्ट बढ़ेगी, इंटरेस्ट घटेगी तो रेट को इसकी बॉन्ड की बढ़ेगी। यही तो सवाल आया होगा ना आपके मन में कि ये भाई कॉलेबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो ईश्वर का फ़ायदा हो रहा है, इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा। लेकिन अब अगर 1,000 रुपये में दे 10% पर एमन पे, और अब रेट हो गई है 7%, तो 3% फ़ायदा ईश्वर को ठीक है। लेकिन रेट भी फिक्स होगी। अब ये कैसे फिक्स होगी, बाइंग एंड सेलिंग से फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे लॉजिक समझो कि रेट कम हो गई, इंटरेस्ट रेट, तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई, तो 1,000 से फिर ये 180 तक पहुँच जाएगी। मतलब अपने को 1,000 रुपये दिए टाइम 1 पे, तो अपने को 180 मिलेगा, और ये 10% वाला कूपन मिलेगा, टोटल इतने मिलेंगे कोलेबल। और अगर यही सिंपल होता तो यहाँ पे इतने मिलते। तो कुछ इन्वेस्टर को ये फ़ायदा हो जाए। अब उसको ये फ़ायदा हो गया, वो 7% पे और बॉन्ड पे लगा सकता है आगे। स्ट्रेट ग्रोथ, और यहाँ पे है स्टेट बॉन्ड, और यहाँ पे यहाँ पे रुक जाएगा, ये कहीं ना कहीं इसकी अमाउंट रुक जाएगी। अब इसका थोड़ी पार्ट समझ लेते हैं। कॉलेबल बॉन्ड और बॉन्ड डेट गिव द issuer the right to redeem or buy back all or part of the bond before it matures। ठीक है, मैच्योर होने से पहले ईश्वर बायबैक कर लेता है। ए कॉल प्रोविजन इज बेनिफिशियल टू इशूअर बिकॉज इफ दे आर एबल टू इशू बॉन्ड्स एट लोअर रेट दे कैन कॉल द बॉन्ड्स एंड डू सो। तो अगर वो लोअर रेट पे लगा ही सकते हैं मार्केट में, तो वो अपना पुराने वाला पैसा कॉल करके लगा देंगे। इशूइंग बॉन्ड्स एट लोअर रेट मीन इट विल कॉस्ट लो टू द इशूअर। अब ईश्वर को तो कॉस्ट लो आएगी। प्राइस डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कैन डिक्रीज फॉर सेवरल रीजंस, टू ऑफ विच आर डेट द मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉल्स और द issuer's credit quality improves।
विच मीन्स दे कैन ऑफर डेट एट लोअर रेट। अब ये ईश्वर को फ़ायदा कैसे होगा? क्या तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाए, क्या भाई ईश्वर की देने की क्षमता इंक्रीज हो जाए कि हाँ भाई अपना पैसा 100% रिकवर है, जितना मतलब रिस्क कम होता जाएगा उतना इंटरेस्ट कम मिलता जाएगा, ये तो पता होगा। तो इतना रिस्क कम, क्या तो रिस्क कम हो जाएगा या फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा। When an investor purchases a bond, in general, they are usually accepting a fixed stream of coupon payment at started rate as well as return of their price principal। तो जनरली क्या होता है, इन्वेस्टर कर कूपन खरीदता है तो जो प्रिंसिपल देता है वो प्रिंसिपल उसको आखिरी में मिल जाता है और बीच में उसको इक्वल अमाउंट की स्ट्रिप मिलती रहती है, जनरली बता रहा हूँ उसमें बुलेट बॉन्ड में, ठीक है। बिकॉज द इश्यूअर कैन कॉल द बॉन्ड इन द चांस ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट द एक्सपोजेस द बॉन्ड होल्डर टू री इन्वेस्ट रिस्क। अब जो इन्वेस्टर है उसके तो री इन्वेस्ट रिस्क आ गया ना, कि उसका पैसा फिर बाद में कम रेट पे चढ़ेगा। मान लो अडानी ने ही ईश्वर ने ही निकाल दिया, आज रेट 10% है और 7% पे कॉल कर दिया रुपए, तो फिर इसको रुपए मिल जाएंगे जो मतलब दे रहा है इन्वेस्टर को, और ये अपना ईश्वर 7% पे वापस कर देगा। तो फिर यही इन्वेस्टर को सिर्फ 7% पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट इन्वेस्ट। यहाँ पे दिक्कत हो गई, इन्वेस्टर बोलेगा मेरे तो 3% का घाटा हो गया। द रिस्क दैट द फ्यूचर कूपन पेमेंट form a bond will not be able to reinvested at the rate of bond initially purchased। जो इनिशियली परचेज हुआ था उस पर इन्वेस्ट नहीं। तो कॉलेबल बॉन्ड की क्या होती है, ये हमेशा लोअर वैल्यू पे सेल होते हैं, इसीलिए कॉलेबल बॉन्ड से थोड़ी वैल्यू नीचे रखी जाती है इनकी। अगर इसकी क्रेडिट रेटिंग इसके बराबर है और टाइम पीरियड इसके बराबर है तो एक्चुअली कॉलेबल बॉन्ड की वैल्यू इससे नीचे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा ये समझ लो बस, परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड डेट हैव नो स्टेटेड वैल्यू, तो उसकी कोई स्टेटेड वैल्यू नहीं होती। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन था। पुटेबल बॉन्ड बेनिफिट फॉर गुरुजी या फिर इन्वेस्टर, जो भी इनमें इन्वेस्ट करेगा उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर ये 12% है, यहाँ 13% हुई, फिर यहाँ 14 हुई, अब यहाँ कम हो गई। तो अगर इन्वेस्टर ने रुपए यहाँ लगाए 10% पे, T1 पे वो पुट कर देगा वैल्यू, बोलेगा मैं 12% पे लगाऊंगा वापस मार्केट में। फिर T2 पे, अगर T1 पे नहीं करा T2 पे कर देगा कि मैं 13% पे मेरे रुपए लगाऊंगा, तो फिर इसमें इन्वेस्टर का घाटा हो जाएगा, ईश्वर का घाटा हो जाएगा। ईश्वर बोलेगा अल्लाह मेरे तो हो गया, अब मेरे को 13% पे रुपए देने पड़ेंगे वापस जो मैंने 10 पे दिए थे। तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वैसे तो ये क्या होगा, हाइयर रेट पे वो होगा, मतलब प्रीमियम पे बिकेगा ये, ताकि इसकी कॉल फिर लोअर हो, इन्वेस्टर को मतलब रुपये बच जाए। In this above, investor gave a 10% but sell after 1 year for a price less than at issue। Investor by 10% 10,000 और ये सेल कर देगा 14% पे, ठीक है। In this issuer has loss, so there is a pre-decided rate less than 100, say 95 950, now fall it 950 and gave me to investor at 14%। ईश्वर का लॉस होगा और देर इज ए प्री डिसाइडेड रेट होगी लेस देन 1000, जो 950 मान लो वो इन्वेस्टर को दे देगी 14। मतलब एक्चुअली जो 1000 में बॉन्ड इशू हुआ था वो 950 में बॉन्ड पुट
पुट वैल्यू कॉल पुट वैल्यू होगा। अब स्ट्रेट बॉन्ड में तो कूपन मिलेगा और कॉलेबल बॉन्ड में अपने को कूपन और मार्केट, और पुटेबल में कूपन और मार्केट। यहाँ पे ये ज़्यादा होगा तब कॉलेबल में, और पुटेबल में ये लोअर होगा, ये हाई होगा तो ये लोअर होगा। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर की प्रेफरेंस क्या होगी? प्रेफरेंस फर्स्ट तो यही होगी, पुटेबल वाली, फिर सेकंड ये होगी और आखिरी में ये होगी। ठीक है, इन्वेस्टर प्रेफरेंस सेकंड थर्ड वन, सेकंड स्टेट बॉन्ड, थर्ड स्टेट बॉन्ड माइनस थोड़ा ये मतलब कॉलेबल तो डिस्काउंट पे ही होगा ना, कॉलेबल बॉन्ड जिसमें ईश्वर का फ़ायदा है, और इसमें प्रीमियम पे होगा क्योंकि इसमें इन्वेस्टर का फ़ायदा है। ठीक है, ये 1 2 3 मतलब ये लाइन है स्ट्रेट बॉन्ड की। अगर ये यहाँ पे आ गई तो फिर ये पुट वैल्यू पे होगी, पुट पे यहाँ पे रेट फिक्स है इसकी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, और यहाँ पे कॉल की फिक्स है। इससे इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, इससे इसको नीचे नहीं जाने देंगे। अब इसके बताओ कि ऑप्शन बिलोंग टू यूज्ड व्हेन। अब कॉलेबल और पुटेबल में ऑप्शन किसको बिलोंग करेगा? कॉलेबल ईश्वर को, ये इन्वेस्टर को। और यूज्ड कब होगा? रेट कम होने पर, ये रेट ज़्यादा होने पर। और हु बेनिफिट कौन मिलेगा? ये अंबानी, ईश्वर, यस। और हु लॉसेस? और ये अंबानी।